चलो मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त सोच झकास होंगे मेरे प्यारे बच्चों। मैं आप सभी के लिए कुछ दिनों से लगातार टॉप 10 क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं। जिस टॉप 10 क्वेश्चन में आपको बता दें सबसे पहले कि हम टॉप 10 कैसे पढ़ाते हैं। मैं बता दूं पहले बीएससी 12 बायोलॉजी 2026 एग्जाम के लिए बायोलॉजी का एक चैप्टर जिसका नाम है मानव जनन। क्या मेरे? मानव जनन। ये चैप्टर नंबर 3 ऐसे मानी जाती है, चैप्टर नंबर 3 मानव जनन, इसका टॉप 10 क्वेश्चन। मेरे प्यारे बच्चों टोटल बायोलॉजी में 17 चैप्टर पढ़ना है और 17 चैप्टर में से आपको क्वेश्चन कितने आएंगे एग्जाम में? 20 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 10 का जवाब देना है। यानी कि 17 चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछता है तो 17 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन पूछ कितना रहा? 20। भाई एक चैप्टर से एक ही क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में, तो एक चैप्टर से जब एक क्वेश्चन पूछेगा तो आप ही सोचो कि एक चैप्टर से 50 क्वेश्चन आप याद कर सकते हो क्या? चलो कर भी लेते तो फायदा क्या हुआ आपको? चलो मान लेते कर लेते तो फायदा क्या हुआ आपको? अगर सिर्फ नॉलेज मिला, बिल्कुल सही बात है, नॉलेज तो मिल गया, लेकिन कितने चैप्टर का नॉलेज मिला? एक चैप्टर का याद कर पाओगे? 2 चैप्टर याद कर लोगे? 3 चैप्टर याद कर लोगे? पूरा बुक याद कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो फिर नॉलेज किस काम का? नॉलेज बिल्कुल जरूरत है, बिल्कुल नो डाउट, आप पढ़िए, नॉलेज लीजिए, लेकिन बोर्ड एग्जाम में भी तो मार्क्स लाना है ना। और नॉलेज भी हो गया, बोर्ड एग्जाम में फेल हो गए तो फिर नॉलेज किस काम का? कोई फायदा नहीं। तो पहले आप बोर्ड एग्जाम में रिजल्ट लाओ, उसके बाद ना नॉलेज गेन करोगे। तो पहले बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ो, फिर नॉलेज के लिए पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ने के लिए पूरा लाइफ बचा हुआ है। ऐसा नहीं कि नॉलेज गेन करने के चक्कर में आप बोर्ड एग्जाम में फेल हो जाओ, अधिकतम बच्चा के साथ होता है। तो आप पूरे एक चैप्टर का याद करने की जरूरत नहीं है, हर चैप्टर से आपको 10-10 क्वेश्चन देंगे, हर चैप्टर से 10 क्वेश्चन याद कीजिए। एक चैप्टर से 50 क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक चैप्टर से आपको एक ही क्वेश्चन पूछने वाला है। तो क्या जरूरत 10 क्वेश्चन याद करने, मतलब 50 क्वेश्चन याद करने का? तो हम हर चैप्टर का टॉप 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं आप सभी के लिए। मेरे प्यारे बच्चों मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हर चैप्टर का टॉप 10 क्वेश्चन और हर चैप्टर का टॉप 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं। उसको अगर लेना चाहते हैं, अगर उससे अच्छे नंबर गेन करना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। क्या कि इतने सटीक एंड इतने सटेबल डिफिनीशन परिभाषा के साथ एक साथ बेहतरीन तरीका से नोट्स बनाया गया, जो कम पेज में, लगभग 10 पेज में आपको एक सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 के बायोलॉजी का चैप्टर मानव जनन के केजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, अपार पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। अपार क्या है? एक संक्षिप्त इस पर टिप्पणी लिख दीजिए। यह क्वेश्चन आपसे कहा गया। देखिए अपार एक प्रकार का अस्थायी अंग है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? अस्थायी अंग है, जो गर्भ अवस्था के दौरान मां और भ्रूण के बीच पोषण, गैस के आदान प्रदान और यहाँ पे अपशिष्ट निकास के लिए यहाँ पे एक सेतु का कार्य करता है। अब यहाँ पे मैं आपको समझाने के प्रयास करूं, कहा गया बेसिकली अपार क्या है? तो अपार जो होता है एक प्रकार का अस्थायी अंग है। जैसे कि जब मां गर्भवती होती है तो बच्चे का पोषण कैसे होगा? भाई बच्चे जिंदा रहेंगे तो माने ऑक्सीजन चाहिए, कंफर्म, उसको एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी मिलेगा कैसे? मां से ही मिलेगा। ऑक्सीजन का आदान प्रदान, ऑक्सीजन का देखो यहाँ पे गैसों का आदान प्रदान, पोषण, साथ में उसका क्या चीज यहाँ पे अवशिष्ट निकास। अवशिष्ट निकास मतलब ऐसा आप सोचते होंगे कि जैसे कि बच्चा पेट में जब 8-9 महीना का होता है तो क्या वो बाथरूम नहीं करता होगा? क्या वो सुसु नहीं करता होगा? करता तो सब होगा। अब वो कहां जाएगा? पेट में थोड़ी रहेगा। तो उसका अवशिष्ट निकाल मतलब अवशिष्ट पदार्थ का भी निकलना सब इसके लिए अपार के अंतर्गत आता है। तो अपार एक प्रकार का अस्थायी अंग है जो गर्भावस्था के दौरान मां और भ्रूण मतलब होता है बच्चा, मां तो समझ गए, भ्रूण मतलब होता है बच्चा, शिशु, बच्चा, ठीक है। भ्रूण के बीच पोषण, गैसों का आदान प्रदान, अवशिष्ट का निकलना, इस सब इसके लिए क्या है? एक सेतु का कार्य करता है। एक सेतु मतलब एक रास्ता, सेतु मतलब होता है पुल, सेतु मतलब होता है पुल बउआ, ठीक है ना? पुल, हम लोग पुल जानते होंगे। सेतु का मतलब होता है पुल। एक पुल की तरह, पुल क्यों बनाते हैं हम किसी पर आने जाने के लिए? तो बस उसी तरह के कार्य करता है पुल की, यानी कि सेतु की तरह कार्य करता है, उसे हम अपार कहते हैं। तो अपार क्या है? तो अपार एक प्रकार का अस्थायी अंग है। तो सीधा आगे कहेंगे जो गर्भावस्था के समय मां और शिशु के बीच पोषण, गैसों का आदान प्रदान, अवशिष्ट का निकलने के लिए एक सेतु का कार्य करता है। बस काम खत्म, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आया होगा। अब इसके बारे में अगर कुछ और जानकारी आपके पास है तो इसमें और एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। लेकिन इतना आपके लिए काफी है, सफिशिएंट है। बिल्कुल इस पर आपको 2 मार्क्स मिलेगा, नो डाउट, ठीक है ना? एकदम 100% वाला मिलेगा।
और मैं सभी का पीडीएफ नोट्स रेडी कर दिया हूं। अब देखो ज्यादातर फिगर वाले भी क्वेश्चन खूब पूछते हैं, तो फिगर वाले क्वेश्चन के लिए बहुत ध्यान देना। क्वेश्चन कहता है मानव अंडाशय के अनुप्रस्थ काट का एक नामांकित चित्र बनाए, जो आपके एग्जाम में 2014, 2016, 2018, 2021 के एग्जाम में पूछा गया है। तो कैसे इसका चित्र बना सकते हो, मैं आपको एक चित्र बना के प्रयास करता हूं। देखो ये अंडाशय का चित्र है। अंडाशय का चित्र बनाना बहुत ईजी है। आपको करना क्या है, देखो इस तरह से मैं और प्रयास करता हूं अच्छे से। देखो आप प्रैक्टिस कर लेना एक प्रकार का, इस प्रकार के बना देना। जरूरत नहीं कि सेम टू सेम बने इस तरह के, और बीच बीच में क्या करना, इस तरह के बना देना छोटी छोटी। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी आपको बहुत सारा यहां पे इसे रंगना पड़ेगा। ऐसे रंग दीजिए, ऐसे रंग दीजिए। बस सभी को क्या करना है बुआ, इसको थोड़ा सा यहां पे आंख की तरह छोड़ के रंग दीजिए, बस सेम। और इसमें क्या कर दिए, बुनका बुनका बुनका। अगर आपके पास काट पेंसिल है तो ऐसे ऐसे कर दीजिए, ऐसे ऐसे ऐसे। समझ रहे हो, इस तरह से आप थोड़ा सा भांग दीजिए अच्छे तरीके से। अब इसका 4 गो नाम कम से कम लिख दीजिएगा, 4 नाम। 4 में नाम में सबसे पहला आप लिख सकते हैं आप एक प्राथमिक पुटक। प्राथमिक पुटक जो होता है, ये वाला जो होता है, ये प्राथमिक पुटक होता है। प्राथमिक पुटक, ठीक है ना, प्राथमिक पुटक। उसके बाद जो होता है, जो यहां पे ये वाला होता है, ये जो मोटा वाला होता है, ये होता है ग्राफियर पुटक। क्या होता है, ग्राफी पुटक, ग्राफी पुटक। वो एक बार में फिगर नहीं याद होना, 3-4 फिगर बनाकर ध्यान में रखना, फिगर बना देना है। और आसान करना है तो 10 फिगर को बनाकर एक बड़े से चार्ट में बना देना, और उसको एक सामने लगा देना, अपने जहां सोते उसके सामने, ताकि आपको दिन भर देख। और एक बार आप क्या करना, रफ पेपर में बनाने का प्रयास करना 10-12 फिगर, ठीक है। उसके बाद आपका क्या, अंडाणु है। जो यहाँ पे छोटी छोटी जो भाग है, इसको कहते हैं अंडाणु। क्या कहते हैं उसे हम लोग, अंडाणु कहेंगे, अंडाणु। एक और नाम लिखना, लिख दीजिए, नहीं तो 3 पे भी काम चला सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक और नाम पित्त, यहाँ पे पिंड। ये जो ऐसे भी इसके लिए होता है, जो यहाँ पे ये क्या होता है, पीत पिंड होता है। पीत, पीत ना होता है, पीत होता है। पीत पिंड होता है, पीत पिंड, ठीक है। तो 4 नाम लिख दिया मैंने। बनाने का प्रोसेस बहुत ईजी है। ऐसे फिगर बगल में दिख रहा है, बना सकते हो। आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। मेरा ड्राइंग बहुत बेकार है, तो आप निश्चिंत रहना, क्योंकि बचपन में हम सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली है। सरकारी स्कूल में जतिया हुआ हम लोग कटोरा लेके, ठीक है ना, कटोरा लेके, और चिंता बस ये रहती है कि कब खाना बटाएगा। खाना बटतिया हुआ 60 से लाइन में बैठ जाती है, कटोरा लेके, बस खाना खाती होगा, कहा रुक जाइए, फर भाग जाती है वो। हंसी आ रहा होगा आप लोग को, रियल में ऐसे ही हम लोग करते थे यार। बचपन की बात याद आता है, खाना बटाता था, ठीक है, तो उसमें डेट बाई, तो हम लोग के स्कूल में तो निम्न खाना बटाता था, मतलब खाना टीचर लोग भी खाता था, उस समय की बात बता रहे हैं, और अच्छा खाना लगता था हम लोग को। बैठते थे, पहले जो खाना बटाता था लाइन में बैठाकर पंगत में और चलाया जाता था। इसमें दिक्कत होता था बहुत, ठीक है, दिक्कत होता था। और बाद में सब प्लेट लेकर, प्लेट भी बाद में आने लगा, पहले तो कटोरा लेकर जाना पड़ता था। हम यही करते थे, दूसरा कुछ नहीं था। इसलिए कन्वेंट स्कूल में जो पढ़ता है, जो प्राइवेट स्कूल में, उस सबको ड्राइंग है ना बनाने आता है बच्चे लोग को, हम लोग कुछ नहीं आता है। तो हम लोग बाद में हम लोग आगे पढ़ना शुरू कर दिए। अगला हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है, मानव मादा जो होता है, मानव मादा या स्त्री जनन तंत्र का नामांकित आरेख बनाए। जो सबसे इजी, सबसे आसान है। आपको कुछ इस तरह से कर लेना है, ठीक है। और इसमें क्या करना है बुआ, इस तरह से कर लेना है, इस तरह से। फिर क्या करना है, इस तरह से कर लेना है, ठीक है। ये बेसिकली स्त्री जनन तंत्र है। अब नामाकरण आप आराम से इसको और अच्छी बेहतरीन करने के लिए आप थोड़ा इसमें और तामझाम की तरह कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से बना सकते हैं आप आराम से। अब इसमें नामाकरण कैसे कैसे करना है, और यहां पे थोड़ा सा
इस तरह का कर सकते हो। जो हम नामकरण करते हैं, सबसे पहले जो अंडवाहिनी होती है इसमें अंडवाहिनी जमा होती है, इसमें तो क्या हो गया, अंडाशु भी कह सकते हैं, अंडाशु अंडवाहिनी कह सकते हैं। तो आप जो अंडाशय भी कह सकते हैं, देखो यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे अंडाशय रहता है, जो यहाँ पे है अंडाशय, देखो ये अंडाशय है, ठीक है। ये अब इसके लिए क्या है, उसके लिए अंडवाहिनी होता है, उसको अंडवाहिनी, ठीक है, अंडवाहिनी, अंडवाहिनी। ये आपका होता है योनि, ये आपका योनि होता है। उसके बाद आपका जो यहाँ पर ये पतला सा लाइन होता है वो ग्रीवा कहलाता है। बस काम खत्म, 4 को लिख दीजिए, काम खत्म, 4 से 5 लिखिए, काम खत्म। और बनाना आराम से आसान है, इसे बगल में फिगर लगा दिया हूं। अगर इसमें से और ज्यादा लिखना है तो और ज्यादा लिख सकते हैं। गर्भाशय भी होता है, जो यहाँ पे गर्भाशय होता है, जो आपको बगल में फिगर दिखाया गया है, ये गर्भाशय है, ये ग्रीवा है, ये योनि है, ये आपको गर्भाशय, डबल गर्भाशय लिखा हुआ है, या ये जो आपका है ये क्या है बेसिकली, ये आपको गर्भाशय गुहा है, और यहाँ पे अंडवाहिनी है, यह अंडाशय होता है, इसमें अंडाशय होता है, ये इसमें क्या होता है, अंडाणु होता है। इस तरह से नामकरण आप करके आप आराम से अच्छी कर सकते हैं, ठीक है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, फिगर आप बना लीजिए। जो इंपॉर्टेंट है मैं वही पढ़ा रहा हूं, याद रहे टॉप 10 क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है शुक्राणु जनन एवं अंडे जनन के बीच अंतर स्पष्ट करें, जो आपके एग्जाम में 3 बार पूछ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और आप सभी से रिक्वेस्ट यही करेंगे कि अभी तक आप कितना हो कुछ भी पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी बुक, गेस बुक, चाहे आप नोट्स के नोट्स पोथा का पोथा रखें, लेकिन काम वो सब कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आप पूरे को याद नहीं कर सकते। आप एक टारगेट लेकर चलिए फिक्स, तो एक टारगेट फिक्स रहेगा कि भाई हर चैप्टर से 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2 लॉन्ग क्वेश्चन का आपको सीरीज पूरे मिल जाएंगे हर सब्जेक्ट का, यानी कि अप्रोक्स आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन 150 होगा, आपको 30 लॉन्ग क्वेश्चन होगा, 600 ऑब्जेक्टिव होगा चैप्टर वाइज हर सब्जेक्ट का। और इसको आप डेली बेसिस पे 1 घंटा दीजिए, आप बगल से याद करते चलिए, आप सब कुछ करिए, लेकिन 1 घंटा डेली आप इस पर फोकस कीजिए, और हर दिन आप एक चैप्टर को याद कर सकते हो। मैं इतना 1 घंटा में एक चैप्टर याद नहीं हो जाएगा भाई, 10 वो क्वेश्चन 1 घंटा में नहीं हुआ, चलो एक दिन में 5 को याद होगा, 5 को याद करेंगे, और जब अभी से याद करते जाएंगे तो एग्जाम तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग फटाफट ले लीजिए। देखो यहाँ पे शुक्राणु जनन और अंडे जनन में क्या फर्क है, देखो वृषण में शुक्राणुओं की क्रिया शुक्राणु जनन कहलाता है, तो वृषण में शुक्राणुओं की क्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। जो वृषण है तो वृषण में शुक्राणुओं को क्रिया को शुक्राणु जनन कहा जाता है, और अंडाशय में अंडाणु निर्माण की क्रिया को अंडे जनन कहा जाता है। अंडाशय में अंडाणु निर्माण की क्रिया को अंडे जनन कहा जाता है। अगला है ये अनेकों संख्या में, जो शुक्राणु होता है काफी हजारों की संख्या में निकलता है, शुक्राणु 1-2 नहीं हजारों की संख्या में निकलता है। आप स्पर्म देखिए, स्पर्म जो व्हाइट कलर का निकलता है, बच्चे लोग तो आज बहुत ऐतिहासिक महसूस कर रहे हैं, तो जो व्हाइट कलर का निकलता है वो बेसिकली वृषण में होता है। ये जो होता है ये बहुत संख्या में होता है, आपको लगेगा थोड़ा सा व्हाइट कलर का चिपचिपा सा, लेकिन उसमें अगर माइक्रोस्कोप से देखा तो हजारों की संख्या में होता है। और अंडाशय केवल एक ही निर्माण होता है, अंडाशय केवल एक ही होता है, जो ये मादा जनन अंग है, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं एक और पॉइंट में कि जो शुक्राणु है यह वृषण में होता है, यह क्या होता है, अंडाणु जो होता है बेसिकली फ्लोपियन नलिका में होता है। इस तरह से आप कह सकते हैं, या यह कह सकते हैं कि शुक्राणु जो होता है नर जनन भाग है, अंडाशय जो है स्त्री जनन भाग है। एक और अंतर कर सकते हैं, तो 3-4 अंतर अपना से आप लिख सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कहता है अग्रपिंड या क्रोमोसोम क्या है। अग्रपिंड या क्रोमोसोम क्या होता है, चलिए समझते हैं। यह जो होता है नर शुक्राणु के अग्र सिर पर सुरक्षा टोपी निषेचन के समय अंडाणु झिल्ली को नष्ट करना क्रोमोसोम कहलाता है। क्रोमोसोम या इसके लिए यहाँ पे क्रोमोसोम पूछे या अग्रपिंड पूछे, बात तो ये समझना कि नर शुक्राणु के अग्र सिर पर जो नर शुक्राणु होता है, शुक्राणु कुछ इस तरह से फिगर होता है उसका, ठीक है। मैं क्या बना रहा हूं, सांप बना रहा हूं का देखो फिगर बनाना बहुत बेकार हमारा काम है, ठीक है बनता ही नहीं हमसे, पता नहीं क्यों बनता ही नहीं है, ठीक है। हम बनाने का प्रयास तो करते हैं, हमको लग रहा है कि अच्छा थोड़ा सा बना है, ठीक है। इस तरह से होता है शुक्राणु भाग, ये पूंछ होता है, ठीक है, ये ग्रीवा और ऊपर से अग्रपाद। तो ये कह रहा है कि शुक्राणु को शीर्ष भाग है, ये शीर्ष भाग है,
ठीक है। तो कहा यहाँ पे अग्र शीर्ष पर सुरक्षा टोपी निषेचन के समय, सुरक्षा टोपी निषेचन के समय अंडाणु झिल्ली को नष्ट कर देता है। अंडाणु झिल्ली को क्या नष्ट कर देता है और अंडाणु से जाकर निषेचित हो जाता है, क्योंकि जब अंडाणु सुरक्षा रहेगा उसको क्या करेगा, नष्ट करेगा, तब ना अंदर प्रवेश करेगा, तो उसको नष्ट करके, और इसी को क्रोमोसोम कहा जाता है। एक लाइन का डिफिनेशन है। अगले चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन हो जाता है बुआ कि यहाँ पे शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। देखो शुक्राणु के मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, तो याद रखना ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है आपसे कि शुक्राणु के मध्य भाग में क्या होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, जो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो याद रखना शुक्राणु के मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जो ऊर्जा यहाँ पे एटीपी प्रदान करता है। ये ऊर्जा एटीपी प्रदान करता है, या ये ऊर्जा प्रदान करता है जिससे शुक्राणु को आप तैरने में शक्ति मिलती है। जैसे शुक्राणु जो है आपका, इन शुक्राणु जो है आगे बढ़ेगा, तैरेगा कैसे, इसको ऊर्जा प्रदान करता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसको आगे बढ़ने में मदद कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखना शुक्राणु के मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया, इसके मध्य भाग जो होता है इस पर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, और ये शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करता है जिससे शुक्राणु आगे की ओर बढ़ता है, गति करने में मदद मिलता है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगला हमारा आगे शुक्राणु का नामांकित आरेख बनाइए। तो मैं शुक्राणु का आरेख बनाता हूं। पता नहीं कैसा बना, ये शुक्राणु है मान लेते हैं। तो इसमें बीच में तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, और इसको पूंछ कहेंगे, नीचे वाला का पूंछ, और यह माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया बीच में होता है, ठीक है, जो ऊर्जा प्रदान करता है। नीचे पूंछ होता है, बीच में एक होता है आपका क्या होता है, और इसको मध्य भाग कहेंगे, मध्य भाग कहेंगे, ठीक है। और ऊपर जो होता है आपका शीर्ष होता है। ये हो गया, काम खत्म। 4 नाम कम से कम लिखिए आप, 2 मार्क्स मिलेगा। हाँ, फिगर मेरा बहुत गंदा है ये, नो डाउट। फिगर आप अपने से थोड़ा प्रयास कीजिएगा बेहतरीन बनाने का, ठीक है। बनाना बहुत इजी है ऐसे। गंदा बन रहा है, बन ही नहीं रहा है शुक्राणु का मेरा फिगर। चाहे कोई भी मतलब फिगर जो है हमसे बनता ही नहीं अच्छा वाला, कोई बात नहीं, आप लोग प्रयास कीजिएगा, बन जाएगा। ये मानव शुक्राणु के नामांकित चित्र है, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग चैप्टर ही पढ़ रहे हैं मानव जनन, यानी कि हम इसमें ज्यादातर मानव जनन की बातें करेंगे। अगला क्वेश्चन है शुक्राणु प्राथमिक शुक्राणु कोशिका एवं द्वितीयक शुक्राणु कोशिका क्या है। क्वेश्चन कहा गया कि प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं एवं द्वितीय शुक्राणु कोशिकाएं क्या होता है, चलिए समझाइए। देखो प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं यहाँ पे द्विगुणित कोशिकाएं होती है। याद रखना प्राथमिक यहाँ पे शुक्राणु कोशिकाएं जो होती है ये क्या होती है, द्विगुणित कोशिकाएं होती है, जिसका अर्थ है कि इसमें गुणसूत्र के 2 भाग होते हैं। गुणसूत्र के 2 सेट, मतलब 2 सेट होते हैं। सिंपल समझिए, जो प्राथमिक यहाँ पे शुक्राणु कोशिकाएं होती है वे द्विगुणित कोशिकाएं होती है, जिसमें 2 सेट होते हैं, जिसमें 2 भाग होते हैं, जिसमें 2 सेट होते हैं। एक सेट मां और एक सेट पिता से होता है। एक सेट मां के पास होता है, एक सेट पिता के पास होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक शुक्राणु केंद्रक कहते हैं, ठीक है ना। आप प्राथमिक शुक्राणु केंद्र आप कोशिका कहते हैं। और द्वितीयक शुक्राणु कोशिका जो होते हैं अगुणित होता है। अगुणित होता है जिसका पूरा का पूरा सेट एक ही के पास होता है, जिसका अर्थ है उसके शुक्राणु का केवल एक ही सेट होता है, केवल एक ही सेट होता है, जिसे हम अलैंगिक जनन भी कह सकते हैं, जो केवल एक ही के पास होता है। मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जो प्रथम शुक्राणु कोशिकाएं जो होती है ये बेसिकली इसमें यह द्विगुणित होता है, और इसमें 2 सेट पाया जाता है, एक माता के पास एक पिता के पास, मतलब इसका अर्थ है। और द्वितीय शुक्राणु कोशिकाएं जो होती है अगुणित होती है, इसमें एक ही सेट होता है, अर्थात एक ही शुक्राणु होता है, ठीक है, या केवल एक ही सेट होता है, यह कह सकते हैं गुणसूत्र का केवल एक ही सेट होता है, ठीक है। आगे चलिए, अगला हमारा, और मेरे प्यारे बच्चों डेली मैं क्लास दे रहा हूं, सुबह 11 बजे, शाम को 7 बजे डेली क्लास दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन कहता है अपोहन किसे कहते हैं, यह क्रिया कब प्रारंभ होता है। अपोहन क्या है और कब प्रारंभ होता है, तो याद रखना अपोहन यहाँ वह प्रक्रिया है जिसमें भ्रूण गर्भावस्था के भीतर परत के चिपक जाता है।
जो अपोहन एक प्रकार की वैसी प्रक्रिया है जो गर्भावस्था के समय जो भ्रूण होता है, भ्रूण मतलब बच्चा, वो क्या होता है, चिपक जाता है। तो क्या भ्रूण गर्भाशय की भीतरी परत पर, गर्भाशय की भीतरी परत पर यहाँ पे चिपक जाता है। कहा गया अब यहाँ पे सॉरी अपोहन नहीं, आरोपण है, ठीक है। तो आरोपण वह प्रक्रिया है जिसमें भ्रूण जो होता है, बच्चा जो होता है, शिशु जो होता है, वो क्या होता है, गर्भाशय की भीतरी परत पर चिपक जाता है। और यह क्रिया निषेचन के लगभग छठा या 7वें दिन के बाद प्रारंभ होता है। और यह जो होता है 6ठे से 7वें दिन के बाद प्रारंभ होता है। यह गर्भाशय की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया है। और गर्भाशय की अगर सफलता चाहिए तो यह अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया, तभी गर्भाशय रुक सकता है। अगला हमारा होगा कार्पस ल्यूटियम किस प्रकार बनता है। कार्पस ल्यूटियम की बात करें, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कार्पस ल्यूटियम किस प्रकार बनता है, कह रहा है कार्पस ल्यूटियम। तो कार्पस ल्यूटियम की बात करते हैं तो यहाँ पे अंड उत्सर्जन के पश्चात, जब अंड उत्सर्जित होता है, जो महामारी होता है उसके लगभग 12वें या 14वें दिन अंड उत्सर्जन होता है। तो अंड उत्सर्जन के पश्चात मतलब बाद क्या होता है, यहाँ पे ग्रेन्युला कोशिका, याद रखना यहाँ पे ग्रेन्युलोसा कोशिका जो होता है, ग्रेन्युलोसा कोशिकाएं तथा अंतराली कोशिकाएं एक शंकुकार कोशिकाएं का बड़ा पीला पिंड बनाता है। क्या बनाता है, बड़ा पीला पिंड बनाता है, जिससे कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्पस ल्यूटियम। फिर से समझिएगा कि अंडाशय उत्सर्जन के बाद, याद रखना अंड उत्सर्जन के पश्चात ग्रेन्युलोसा कोशिकाएं तथा अंतराली कोशिकाएं का एक शंकुकार, क्या होता है, शंकुकार कोशिकाएं का बड़ा पीला पिंड बनाता है। क्या बनाता है, बड़ा पीला पिंड बनाता है, जिसे हम कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत छोटा लेक्चर होता है, 10 क्वेश्चन है, हमको आधे घंटे लगते हैं पढ़ाने में, किसी किसी में कम समय लगता है। हम डेली क्लास देंगे, हर चैप्टर को 1 महीना के अंतर्गत खलास कर देंगे, खत्म कर देंगे। बस आप लोग थोड़ा सा साथ दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। जय हिंद, टेक केयर, बाय, थैंक यू। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग नोट्स पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा, आपके लिए फायदा है, बहुत इजी है। क्योंकि नहीं लेते तो कोई दिक्कत है, जबरदस्ती भी नहीं है, आप वही घिसा मीठा, बस आप नोट्स पढ़े रहिए, पूरा बुक पढ़े रहिए, लेकिन आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला। मैं इस चीज को मैं बता रहा हूं क्योंकि पूरे नोट्स को याद नहीं कर सकते, फायदा होता है लेकिन याद ही नहीं कर सकते, आपका दिमाग उतना एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। क्योंकि एक बच्चे का जो दिमाग एक सीमित होता है। अब देख रहे हैं टीचर को याद रहता है तो आप लोग सोचते हो कैसे वो याद रखे हुए हैं, हमसे क्यों नहीं याद हो रहा है। तो भाई आपकी अभी उम्र बहुत कम है, आपकी मैच्योरिटी कम है, इसलिए आप में सोचने की क्षमता कम है, आपकी मेमोरी कम है। मेमोरी जितना ज्यादा बढ़िएगा उतना ज्यादा बढ़। जैसे मोबाइल खरीदते हैं, मोबाइल में पहले आता था 16 GB रैम, आज आने लगा है 128, 512 GB रैम जी। तो आपकी जितने बढ़ते जाएगा उतना मेमोरी बढ़ेगा। उसी तरह से आपके दिमाग की मेमोरी है, जितना उम्र बढ़ेगा अभी उम्र आपकी उतना नहीं जो आप पूरा याद कर सकते हो। जितना उम्र के अनुसार से हम लोग क्वेश्चन देते हैं कि आपकी उम्र, आप 12 में पढ़ रहे हो तो 12 में कितना मेमोरी भर सकता है, 12 की मेमोरी जो है कितना GB का है, उसमें कितना स्टोरेज कर सकते हैं, उसी स्टोरेज के अनुसार देंगे। एक्स्ट्रा देंगे तो आप याद ही नहीं कर पाओगे, आप पढ़ लोगे लेकिन याद नहीं होगा, है कि नहीं। ये चीज बहुत डिपेंड करता है, तो ये चीज आपके लिए फायदे हैं। चलिए, तो मेरे पास नंबर दिख रहा है, कंटेक्ट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा केकेजी क्लासेस का। धन्यवाद।